Hello my dear students, welcome to my channel and I hope that you all are doing great. Now guys, ये वीडियो MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपके दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MHI 101 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप इजीली देख सको। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ गाइस, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया है वो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन से लिया है। आपके MHI 101 में जिस यूनिट के अंदर हड़प्पा के बारे में दिया हुआ है वो पूरी की पूरी कंप्लीट यूनिट आपको ज़रूर पढ़नी है। उसमें से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वीडियो के अंदर हम दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्वेश्चन है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी कि उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हमें चर्चा करनी है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को प्रिपेयर किया है, तो अगर आप चाहें तो उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने आंसर को स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा और कैची होना चाहिए। तो आप सिंपली स्टार्ट कर देंगे कि जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या, सिंधु घाटी सभ्यता इसका दूसरा नाम है। एंड आप इसके टाइम पीरियड के बारे में बता देंगे। अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहता है गाइज, वो रहता है वेल प्लान्ड सिटीज़। ठीक है, तो जो भी यहाँ इसके शहर थे वो सारे के सारे बहुत ही सुव्यवस्थित थे। कौन कौन से मेजर सिटीज़ थी, तो उसमें आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। आप इनके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी टाउन प्लानिंग है वो ग्रिड पैटर्न्स थे, स्ट्रेट स्ट्रीट्स थी एंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हम वहाँ पे देखते हैं। तो ये आपका इस आंसर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनेगा। आपको सिर्फ की पॉइंट्स पे फोकस करना है। आप जैसे कि आप पूरी पूरी लाइन को याद नहीं कर पाएंगे, तो आप बस की पॉइंट्स को देखते चलिए कि मुझे क्या क्या बताना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम और ये कब फ्लरिश होती है, कौन कौन सी इसकी सिटीज़ थी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपने बताना है वो इसका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, जो यहाँ पे नाली और स्वच्छता की प्रणाली थी उसके बारे में बताएंगे कि जो यहाँ के घर थे वो वहाँ पे नालियाँ हमें ढकी हुई मिलती हैं और कई घरों में तो हमें निजी बाथरूम भी मिलते हैं, जो कि एक उस टाइम के अकॉर्डिंग थोड़े से असाधारण है, मतलब कॉमन नहीं था। तो ये डिफरेंट चीज़ है। और वो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे, एनिमल्स को पालते थे, क्या क्या वो उगाते थे, ये पॉइंट आपको याद करना है। एंड कौन से एनिमल्स को वो पालते थे आपको ये भी याद कर लेना है। इस आंसर के अंदर आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स का यूज़ करके अपना एक अच्छा आंसर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उन लोगों के क्राफ्ट और ट्रेड के बारे में। तो वो शिल्प और व्यापार में काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। मिट्टी के बर्तन, मणियाँ, मोहरें, औजार, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, मेटलर्जी और क्राफ्टमैनशिप में हमें उनका एक्सपर्टीज़ देखने के लिए मिलता है। हमें वहाँ पे सील्स मिलती हैं जिसपे हमें एनिमल्स वगैरह एनग्रेव किए हुए देखने के लिए भी मिलते हैं, और जो ये दर्शाता है कि उस टाइम पे व्यापार और संचार भी काफ़ी था। अभी तक अगर हम देखें तो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड रही है, बट जो भी चीज़ें जो हमारे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं ना, वो कहते हैं कि शायद वो लिखित संचार का एक रूप वहाँ पे हम देख पाते हैं। ऑल्सो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आप बताएंगे ना, यूनिफॉर्म सिस्टम के बारे में बताएंगे कि वहाँ पे मेजरमेंट का, ठीक है, वेट्स और मेजरमेंट का जो सिस्टम है पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो कि इतनी ज़्यादा फैली हुई थी, सब जगह पे हमें सेम देखने के लिए मिलता है। रिलीजन एंड कल्चर का एक पॉइंट हो गया आपका। एंड ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो के बारे में आप बताएंगे कि लाइक वो एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे शायद से कोई रिचुअल बाथिंग किया जाता होगा। एंड फाइनली आप इन शॉर्ट बता देंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल थी बिकॉज ऑफ इट्स अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इन सब की वजह से वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी अपने टाइम की। ठीक है, तो अब देखो ये तो आपका एक आंसर हो गया
एग्ज़ाम में आप इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, बट आंसर आपका एग्ज़ाम में देखो लिमिट होती है आपकी 500 वर्ड्स की, तो थोड़ा सा लॉन्गर आंसर जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको उतना अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। बस इन पॉइंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी मैं क्वेश्चंस बताती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब इनका सिर्फ इतना ही आंसर लर्न करें, आप अपनी बुक की जो यूनिट्स हैं उधर से भी इसको कवर कर सकते हैं। मैंने ना एक टेबल यहाँ पे क्रिएट किया है सो दैट कि ये टेबल से आप और ज़्यादा बेटर तरीके से इसको समझ सकें कि आपने कौन कौन से फीचर्स हैं जिन पे फोकस रखना है। आपने अर्बन प्लानिंग का जो पूरा फीचर है उसके बारे में बताना है, जिसमें आप हड़प्पा धोलावीरा का एग्जाम्पल देंगे। ड्रेनेज और सैनिटेशन जो उसकी स्वच्छता वाली प्रणाली थी उसके बारे में आप बताएंगे, उसका एग्जाम्पल आप दे के बताएंगे भाई मोहनजोदड़ो में हमें ढके हुए जो नाली वगैरह हैं वो मिलती हैं। फिर आप उसका एग्रीकल्चर कृषि के बारे में बताएंगे, जैसे कि वो वीट, बार्ले, पीस, कॉटन, ये सारी जो चीज़ें थी इनको वो उगाया करते थे। पॉटरी, बीड मेकिंग, टेराकोटा पॉटरी, ठीक है, टेराकोटा जो है ना वो हम वहाँ पे काफ़ी देखने के लिए मिलती हैं। हड़प्पा की सील्स के बारे में बताना है आपको, फिर उनकी राइटिंग, वेट एंड मेजरमेंट और रिलीजन। तो ये जो मैंने आपको मेन मेन पॉइंट्स बताए हैं आप इनका यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट आंसर क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने आंसर में भी एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि आपने कैसे करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आपके आंसर की बॉडी हो गई, उसके बाद आप कोई टेबल बना सकते हो एंड देन लास्ट में आप क्या लिख दोगे, कंक्लूजन। इस तरीके से आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आप जो भी मैं अपनी वीडियोस में क्वेश्चंस करवाती हूँ उन्हें करके जाइए, बिकॉज एमए हिस्ट्री का ये नया सिलेबस है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे भी तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। जैसे पहले एमए हिस्ट्री क्या रहता था, MHI 01 रहता था, जो पुराना सिलेबस था, पुरानी बुक्स थी, बट ये जब उन्होंने अपडेट कर दिया तो ये आपका बन गया 101। तो नई बुक्स आ गई, सारी चीज़ें नई हो गई हैं, तो बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ ये भी आपके बुक के ही होते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो होता है रोमन साम्राज्य वाला, कि रोमन साम्राज्य से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो लिया है कि भाई रोमन साम्राज्य में जो लोअर क्लास थी उसकी क्या पोजीशन थी, ठीक है, दास वगैरह जो थे उनकी क्या स्थिति थी। तो आपने बताना है कि उधर का जो सिस्टम था ना रोमन सोसाइटी का, वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर था और वहाँ पे हमें क्लास डिस्टिंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि लोअर क्लास, अपर क्लासेस, ऐसे वो बटे हुए थे। द लोअर क्लासेस इंक्लूडिंग प्लेबियंस एंड स्लेव्स ऑक्यूपाइड द लोअर रंग्स ऑफ द सोशल लेडर। तो ये जो समाज की जो सीढ़ी थी, इस सीढ़ी में सबसे नीचे हमें कौन देखने के लिए मिलते हैं, जो आपके प्लेबियंस यानी कि जो लोअर क्लास के लोग थे। और जो लोअर क्लास के लोग थे ना उनके पास लिमिटेड राइट्स हुआ करते थे और ज़्यादा प्रिविलेजेस उन पर नहीं होते थे, ठीक है। तो आप इसको एक कहानी की तरह याद करो, हड़प्पा वाला क्वेश्चन भी आप एक स्टोरी की तरह समझ सकते हो कि भाई आपने मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। ऐसे रोमन साम्राज्य वाला भी आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आप लोअर क्लास के बारे में बताएंगे, क्या क्या आपको बताना है। उससे पहले एक बार मैं ये वाला पढ़ देती हूँ ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो रोमन समाज एक जटिल श्रेणीबद्ध संरचना से परिचालित था, ठीक है। तो श्रेणीबद्ध संरचना थी, अलग अलग श्रेणियों में हमें वर्ग भेद गहरे रूप से देखने के लिए मिलता है। निचला जो वर्ग था उसमें हमें प्लेबियंस देखने के लिए, यानी कि जो दास थे वो उसमें शामिल थे, और सबसे निचले पायदान पर वही थे और उनके पास बहुत ही कम अधिकार और उनके पास ज़्यादा कुछ भी प्रिविलेजेस भी, विशेषताएं भी, कुछ भी विशेष अधिकार उन पे नहीं थे। तो देखो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की ही बात होती है कि समाज में जो सबसे निचले पायदान पे जो लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है, ना ही उन पे कोई प्रिविलेजेस होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेबियंस यानी कि निचले वर्ग के बारे में। तो देवर कॉमन सिटीजन्स ऑफ द रोम एंड भाई ये एरिस्टोक्रेटिक जो पैट्रिशियंस थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग थे। दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या थी वो इन्हीं लोगों की थी। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये किया करते थे, तो फार्मिंग, ट्रेडिंग, क्राफ्टमैनशिप, ये सारे किया करते थे। एंड दे वर द बैकबोन ऑफ द रोम्स लेबर फोर्स। तो बेसिकली चीज़ें देखो, समझो कि अगर जनसंख्या में सबसे ज़्यादा यही लोग थे तो ऑब्वियसली यही लोग इकॉनमी की और रोमन साम्राज्य की बैकबोन थे, ठीक है।
वे रोम की श्रमिक शक्ति की रीढ़ थे। इनके पास पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो शुरुआत में इनके पास बहुत ही लिमिटेड यानी कि बहुत ही कम पॉलिटिकल राइट्स हुआ करते थे, बट समय के साथ धीरे धीरे लगातार एफर्ट से, परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस एफर्ट से इन्हें और ज़्यादा राइट्स मिले, साथ ही साथ इन्हें और भी जो एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, सार्वजनिक कार्यालयों में इन्हें नौकरियां भी मिलने लगी। एंड सोशल स्टेटस की बात करें तो कंट्रीब्यूशन तो इनका बहुत बड़ा था, लेकिन समाज में इन्हें हमेशा भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था एज़ कम्पेयर टू पेट्रिशियंस, ठीक है, जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनके मुकाबले इनकी स्थिति ज़्यादा ही खराब थी। फिर दूसरे जो निचले पायदान पे स्लेव्स आते थे, तो स्लेव्स इन रोम वर प्राइमरली एक्वायर्ड थ्रू वॉरफेयर, पायरेसी एंड ट्रेड। अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति जो दास है वो कैसे बनता था, कहाँ से वो आता था। तो दास मुख्य रूप से कहीं युद्ध में से उनको जीता, समुद्र में डकैती या व्यापार के माध्यम से प्राप्त किए जाते थे। और जो भी लोग वॉर में प्रिजनर बनते थे उन्हें भी क्या बना लिया जाता था, स्लेव बना लिया जाता था। तो आपने पहले बता देना है इनके बारे में, जो प्लेबियंस, जो लोअर क्लास के लोग थे, जो अलग अलग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते थे, फार्मिंग, ट्रेडिंग वगैरह, और उसके अलावा एक और भी थे जो निचले पायदान पे थे, वो थे दास, ठीक है। एंड अगर इनके कामों की बात करें तो काफ़ी सारे जो टास्क हैं वो करते थे, फ्रॉम हाउस होल्ड कोर्स टू वर्किंग इन माइंस एंड फील्ड्स में वो काम करते थे, और कुछ तो एजुकेटर्स और फिजिशियंस की तरह भी काम किया करते थे, ठीक है, चिकित्सक और शिक्षक की तरह भी काम करते थे। ऑल्सो इन्हें रोमन लॉ के तहत इन्हें एक प्रॉपर्टी का दर्जा मिला हुआ था, ठीक है। तो ये जो भी इनका मालिक होता था ये अपने मालिक की क्या हुआ करते थे, संपत्ति हुआ करते थे, लाइक अ नॉन लिविंग थिंग, जिसके पास कोई भी पर्सनल राइट नहीं होता था। और ये पूरी तरीके से अपने मालिक यानी कि जो भी उनका मालिक होता था उसके कंट्रोल में, अपने मास्टर्स के कंट्रोल में रहते थे। अब बात आती है कि भाई वो क्या कभी फ्री हो पाते थे क्या? तो हाँ, जो ये स्लेव्स हुआ करते थे ना, एक ये फ्री हो जाते थे। फ्रीड स्लेव्स नोन एज फ्रीडमैन कुड इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी बट स्टिल फेस सर्टेन लिमिटेशन। तो जो फ्री हो जाते थे उन्हें फ्रीडमैन कहा जाता था और समाज में जुड़ जाते थे, पर कुछ प्रॉब्लम्स थी। समाज का पूरा पद आप समझ चुके होंगे कि क्या थी, हायरार्की। ये वर्ड आपको एज इट इज़ यूज़ करना है अपने आंसर में कि रोमन समाज को एक श्रेणीबद्ध तरीके से संरचित किया गया था। तो इसमें हमारे पैट्रिशियंस हुआ करते थे, और आपके इसमें एक और है इक्वेस्ट्रियंस, तो वेल्दी इंडिविजुअल्स जो कॉमर्स और बिजनेस में काम करते थे, जो अमीर होते थे, ठीक है। उसके अलावा आपके प्लेबियंस हो गए, एंड फिर आपके कौन से हो गए, स्लेव्स हो गए। क्या इनके बीच में कोई इंटरेक्शन था? तो प्लेबियंस और पैट्रिशियंस की बात करें तो जो रिलेशनशिप था वो कॉन्टेंशियस था। प्लेबियंस फॉट फॉर इक्वल राइट्स लीडिंग टू रिफॉर्म्स ओवर टाइम। तो समय के साथ जो प्लेबियंस थे ना वो समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया करते थे। मास्टर्स एंड स्लेव्स का रिश्ता भी कंट्रोल, जो मास्टर्स थे ऑब्वियसली वो अपने स्लेव्स पे पूरा पूरा कंट्रोल रखा करते थे। तो मालिकों के पास दासों पर क्या था, पूर्ण नियंत्रण था। उसके अलावा कल्चरल कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि इनका सांस्कृतिक योगदान क्या था। तो डिस्पाइट देयर लोअर स्टेटस बोथ प्लेबियंस एंड स्लेव्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू रोमन कल्चर। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से रोमन कल्चर में कंट्रीब्यूट किया है। जो प्लेबियंस थे भाई वो वहाँ के फेस्टिवल्स, लिटरेचर वगैरह को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते थे। जब फ्रीडमैन्स को आज़ादी मिल जाती थी तो वो अलग अलग फील्ड्स में सक्सेस प्राप्त करते थे। तो ओवरऑल रोम के कल्चर में हर किसी का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था। आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे कि निचले दर्जे के बावजूद प्लेबियंस और दास दोनों ने रोमन संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्लेबियंस ने रोमन त्योहारों, रंगमंच और साहित्य को प्रभावित किया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद स्वतंत्र दास अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते थे, जो रोमन समाज में ऊपर उठने की क्षमता को दर्शाता है कि समय के साथ वो अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, त्योहारों में, रंगमंचों में, साहित्य हो गया, नाटक हो गया, तो अलग अलग चीज़ों में वो दक्षता हासिल किया करते थे। अब आपका फाइनल, आपने बस एक कंक्लूजन आप अपने आंसर में ज़रूर लिख कर आएंगे दैट इन समरी जो रोमन की सोसाइटी है वो लोअर क्लास और स्लेव्स वहाँ पे होते थे जो कि मार्जिनलाइज पोजीशन पे थे, उनके पास लिमिटेड राइट्स थे। जबकि जो प्लेबियंस थे उन्होंने धीरे धीरे काफ़ी सारे राइट्स को अर्जित किया, लेकिन उन्होंने लगातार उन्हें एफर्ट्स करने पड़े। जो स्लेव्स थे वो हमेशा हायरार्की में लोअर मतलब लोअर उस पर ही रहे, ठीक है, बॉटम पर ही वो रहे।
आई होप कि आप समझ पाए होंगे ये 2 क्वेश्चंस को। इसके बाद गाइज मैं पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आऊँगी। उसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट है 102, 104, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना हिस्ट्री के, वो सारे के सारे हमारे चैनल से काफ़ी ईजी तरीके से ना आप कवर कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करके जाना। ठीक है, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम जहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। ओके।